जीत है एक सूर्य उगाना है, जीत है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। ये मोदी है, यहाँ किसी का दबाव वबाव नहीं चलता है। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। हम इस वक्त हरियाणा में हैं और हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ये ऐसे में चल रहे हैं जब मोदी सरकार अपनी तीसरी पारी के 100 दिन पूरे करने जा रही है। मोदी सरकार अपनी तीसरी पारी के 100 दिन ऐसे समय में पूरे कर रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन भी मना रहे हैं। अब ये देखना होगा कि मोदी सरकार ने अपने तीसरी पारी के 100 दिन के कार्यों को किस तरह से लिया है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मैंने पहले भी कहा है, आज मैं फिर से दोहराऊं, हमारी तीसरी टर्म में इसका मतलब है हम 3 गुना स्पीड से काम करेंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम 3 गुना शक्ति लगाएंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम देशवासियों को 3 गुना परिणाम ला करके देंगे। नरेंद्र मोदी ने जब लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की गद्दी संभालने के बाद कहा कि अब 3 गुना तेजी से विकास होगा, तो इसके क्या मायने थे? प्रधानमंत्री मोदी अपना काम शुरू कर पाते, इससे पहले ही सवाल उठने लगे कि सहयोगियों के दबाव में सरकार की रफ्तार का क्या होगा। अब मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर इसका जवाब आ गया है। खबर ये है कि सरकार की नीतियां वही रहेंगी, यानी सरकार जैसे चलती आई है वैसे ही चलेगी। ये मोदी है, यहाँ किसी का दबाव वबाव नहीं चलता है। फिर मैंने कहा था कि हाँ, मुझ पर दबाव है और वो दबाव है हमारी भावी पीढ़ी के संतानों का। उनके सब जो जन्मे भी नहीं है, लेकिन उनके उज्जवल भविष्य की चिंता मुझे सताती रही है और इसलिए आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए काम मैं कर रहा हूं। ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, सरकार के प्रमुख रणनीतिकारों का क्या कहना है? उनका आकलन है कि पिछले 10 साल सरकार जैसे चली, तीसरी पारी में भी सरकार वैसे ही चलेगी, क्योंकि सरकार की नीतियां स्थायी हैं। उनका मूल उद्देश्य वही है जो पहले था और पीएम मोदी का संकल्प भी वही है, यानी सभी 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर बढ़ने का संकल्प। ये भी कहा जा रहा है कि यू टर्न की कोई बात ही नहीं है, सहयोगी दलों के दबाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो एजेंडा 2014 में तय किया गया था, उसी के मुताबिक सरकार चल रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको उन बड़े मुद्दों के बारे में बताते हैं जो मोदी सरकार की तीसरी पारी में लगातार चर्चा में है। तो सब कैसे और क्यों हालचाल छो? मिसाल के तौर पर एक देश एक चुनाव। सूत्रों के मुताबिक एक देश एक चुनाव मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में लागू कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल स्वतंत्रता दिवस पर भी इसका जिक्र किया था। अगली चुनाव सर्दियों में कीजिएगा और 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला। आपने सही मुद्दा उठाया। 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारा एक कमिटमेंट है।
हमने पार्लियामेंट में भी बोला हुआ है, हमने कमेटी भी बनाई थी, कमेटी का रिपोर्ट भी आया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में देश में बहुत लोग ऑन बोर्ड आए हैं, सभी दलों ने, बहुत लोगों ने इसमें जो कमेटी को अपना सुझाव दिए हैं, बहुत ही पॉजिटिव सुझाव आए हैं और बड़े इनोवेटिव सुझाव आए हैं और देश का बहुत बड़ा लाभ होगा अगर हम इस रिपोर्ट को लागू करवा पाएंगे। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। संभावना है कि लॉ कमीशन भी जल्द ही इसकी सिफारिश कर देगा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया है और सरकारी सूत्रों को उम्मीद है कि इसे लागू करने के लिए सभी दलों में आम राय बन जाएगी। मोदी सरकार ने अपनी तीसरी पारी में ये भी तय कर लिया है कि वो जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों से कोई समझौता नहीं करने जा रही है। विभाजन के दिन देखे, 90 में आतंकवाद के दिन देखे। चंद्रकांत शर्मा हो या परिहार बंधु हो, वो सभी ने कुर्बानियां दी। मैं आज इस क्षेत्र के शहीद सभी भाइयों को याद कर आपके बीच में वादा कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। बीजेपी सूत्रों ने साफ कहा कि आवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद के साथ कोई समझौता नहीं होगा। कहा जा रहा है कि इंजीनियर राशिद यूएपीए के तहत जेल याफ्ता है और उन्हें जमानत केवल इसलिए मिली क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, लेकिन उनसे बीजेपी का तालमेल नहीं हो सकता। घाटी में निर्दलीयों के बड़ी संख्या में चुनाव लड़ने के सवाल पर बीजेपी सूत्रों ने कहा कि वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है और वहां उनकी बड़ी संख्या में जीत भी होगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 32 निर्दलीय घाटी में चुनाव लड़ रहे हैं और इनमें से कई के जीतने की पूरी संभावना है। सूत्रों ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर सरकार अपनी कथनी पर कायम है। संसद में पहले ही कहा जा चुका है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि ये कब होगा, इसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता। ये राहुल बाबा की नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस वापस देंगे। अब मैं यहाँ अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि भैया आप कैसे वापस दोगे, बताओ तो। कौन वापस दे सकता है? बड़ा जोर से बोलो, कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? ये क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बना रहे हो भाई? सब में अकल है, वो भारत सरकार ही दे सकती है, मोदी जी ही दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से सेक्युलर नागरिक संहिता का जिक्र किया है। सूत्रों के मुताबिक कई राज्य समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड ने इसे लागू कर दिया है और वहां के कानून को अभी तक चुनौती नहीं दी गई है। कई राज्य सरकारों ने यूसीसी के लिए कमेटी बनाई है। 5 राज्यों में इन कमेटियों का गठन हो चुका है। कुछ की रिपोर्ट 1-2 महीने में आ जाएगी। इसके बाद इन्हें उन राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं,
सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है उनमें जनगणना भी प्रमुख है। सूत्रों की माने तो देशव्यापी जनगणना जल्द ही शुरू होगी। ये पूछने पर कि क्या जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी और जाति का कॉलम भी होगा, हमें जवाब मिला है कि इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। मोदी सरकार की तीसरी पारी अपने 100 दिन पूरे कर रही है और इस पारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि 100 दिन के एजेंडे का काम उन्होंने चुनाव से पहले ही सौंप दिया था। जैसे ही सरकार बनी 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए ताबड़तोड़ बैठकें हुई और एक्शन भी लिए गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास को हासिल करने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपमान भी बर्दाश्त किया लेकिन अपने लक्ष्य से भटके नहीं हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इस बार मोदी सरकार बैसाखियों पे है और इसलिए वो अपने काम और लक्ष्य से भटक सकती है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि पिछले 100 दिनों में सरकार ने क्या कुछ किया है और किस तरह से उसने स्पीड भी वही रखी है जो 2014 में पहली बार सरकार बनने के बाद हासिल की थी। आज का ये इवेंट आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, एक बड़े विजन, एक बड़े मिशन का हिस्सा है। ये 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने के हमारे एक्शन प्लान का हिस्सा है। और हम ये कैसे कर रहे हैं, इसका ट्रेलर थर्ड टर्म के हमारे पहले 100 डेज 100 दिनों के फैसलों में दिखता है। फ्रेंड, फर्स्ट 100 डेज में हमारी प्रायोरिटीज भी दिखती हैं, हमारी स्पीड और स्केल का भी एक रिफ्लेक्शन मिलता है। इस दौरान हमने हर उस सेक्टर और हर उस फैक्टर को एड्रेस किया है जो भारत के तेज विकास के लिए जरूरी है। इन 100 दिनों में फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर प्रधानमंत्री जब 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, तब कुछ बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हो गई हैं। संख्या बल के मामले में मोदी सरकार सहयोगी दलों पर निर्भर है, लेकिन सरकार इसका तर्क क्या दे रही है? सूत्रों का कहना है कि 2014 से ही मोदी सरकार में सहयोगी दल शामिल रहे हैं। पार्टी ने तब भी लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा। बीजेपी ने कई सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी। अगर सभी सीटों पर चुनाव लड़ते तो बीजेपी को बहुमत मिल जाता। हालांकि सूत्रों ने स्पष्ट किया कि सहयोगी दलों का कोई दबाव नहीं है और सरकार 2014 के एजेंडे के तहत ही चल रही है। सरकार का दावा है कि पिछले 10 साल व्यापक सुधार के रहे और आगे भी सुधार इसी तरह चलते रहेंगे। नीतियां स्थायी हैं, लेकिन मूल उद्देश्य के साथ पॉलिसी में जो बदलाव होते हैं वो किए गए हैं। यानी ये अटकलें लगाना व्यर्थ है कि लोकसभा में बीजेपी की सीटें कम होने के बाद सरकार पर दबाव, सरकार पर सहयोगी दल हावी हो गए हैं और उनके दबाव में सरकार को फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर लेटरल एंट्री के फैसले की वापसी के पीछे ये तर्क है कि सरकार को लगा इसके लिए और बड़े पैमाने पर विमर्श और सामाजिक न्याय के पैमानों के हिसाब से सटीक आकलन जरूरी था। सरकार के सूत्रों का कहना है कि बड़े प्रोजेक्ट को पटरी पर लाने की कमान पीएम मोदी ने खुद संभाली हुई है। वो खुद इनके रास्ते में आ रही अड़चनों को दूर करते हैं। दावा किया जा रहा है कि बड़े फैसलों से पहले व्यापक विचार विमर्श होता है।
नई शिक्षा नीति लाने से पहले ऐसा ही किया गया। इसके लिए सभी से चर्चा की गई। सरकारी सूत्रों ने चुटकी लेते हुए कहा कि वामपंथियों ने नई शिक्षा नीति का विरोध नहीं किया। ये एक बड़ी उपलब्धि है। सरकार कहती है कि विपक्षी दलों की आलोचना पर उनका ज्यादा ध्यान नहीं है, उनका सारा फोकस जनता पर है। इसी के तहत पहले 100 दिनों में ही लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गईं। इनमें 76,200 करोड़ रुपए की लागत से महाराष्ट्र में वधावन बंदरगाह को मंजूरी और 50,600 करोड़ रुपए के सड़क नेटवर्क को मंजूरी देना शामिल है। इसी तरह सड़क, रेल, हवाई मार्ग और बंदरगाह इंफ्रा के क्षेत्र में पहले 100 दिनों में ही एक के बाद एक कई बड़े फैसले किए गए हैं, जो आने वाले दिनों में देश को मजबूती देने की दिशा में सहयोग करेंगे। मोदी सरकार अपनी तीसरी पारी में मानती है कि युवाओं और महिलाओं पर विशेष जोर देने की जरूरत है। सरकार का मानना है कि सरकारी नौकरी और रोजगार को लेकर किसी किस्म की भ्रांति नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में नए अवसर पैदा करना भी रोजगार पैदा करना और उसे बढ़ावा देने जैसा है। साथ ही साथ हम आपको इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे कि मोदी सरकार महिलाओं को लेकर और युवाओं को लेकर किस योजना पर काम कर रही है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के हालिया अमेरिका दौरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीफ जस्टिस के घर पर जाने को लेकर क्या बातें निकलकर सामने आई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित 2014 में जब पहली बार मोदी सरकार आई, तब उसके सामने दो विकल्प थे। पहला विकल्प वो मनमोहन सिंह सरकार की तरह कर्ज माफ करने जैसा पॉपुलिस्ट कदम उठाए, और दूसरा विकल्प पब्लिक की समस्याओं का स्थायी हल निकाले। सरकार के सूत्र तर्क देते हैं कि किसानों के लिए प्रति 2.5 एकड़ जमीन पर इनपुट कॉस्ट 5,500 रुपए प्रति वर्ष आती थी। पीएम मोदी ने 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि दी। आप इसे रेवड़ी बांटना नहीं कह सकते, क्योंकि ये किसान को हमेशा के लिए कर्ज मुक्त करना है। और अब तक 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि दी जा चुकी है। तीसरी पारी में 100 दिन पूरे कर रही सरकार ये मानती है कि रोजगार और सरकारी नौकरी के बीच बड़ी भ्रांति है, और ये कहना कि रोजगार के अवसर नहीं पैदा किए जा रहे हैं गलत है, क्योंकि सरकार ने पूंजीगत खर्च बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिए हैं, जिससे रोजगार पैदा किए जा रहे हैं। इसी तरह पीएम मोदी ने 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए। अब 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक की कमाई कर रही हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर उनके बयानों से काफी विवाद हुआ है। राहुल गांधी ने हाल में हुए चुनावों पर भी सवाल उठाए। इस पर सूत्रों ने कहा कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि विदेश में भाषण देने से चुनाव जीता जा सकता है, तो वो वहीं रहें। मोदी सरकार के पहले 100 दिनों में एक तस्वीर और चर्चित रही। पीएम ने चीफ जस्टिस के घर गणपति आरती में भाग लिया। हमें सूत्रों ने जो बात बताई, आप भी सुनिए। कहा गया कि प्रधानमंत्री छुपकर नहीं गए, खुलेआम गए। अगर विपक्ष सोचता है कि इससे जज प्रभावित हो जाएंगे, तो ये कमजोर सोच है। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। वक्त है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। आपको दिखाएंगे आज का एक खास वायरल वीडियो।
इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर लगातार जारी है।